नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान के 6वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें सिर्फ आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा के ही वीडियो मिलेंगे, तो वहां पर जाकर आप देख पाएंगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से। उसमें जितने भी आपके विज्ञान के, मैथ के, सामाजिक विज्ञान के या फिर और अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, वो सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अलग अलग जगह आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के 6वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग या फिर बेंटिक आयोग? तो सबसे पहले ऐसा कौन सा आयोग था जिसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? इसका सही आंसर होगा आपका चार्ल्स आयोग, बी वाला। यहाँ पर अगर आप देखें, सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उससे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, चार्ल्स वुड आयोग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? लेडी विद द लैंप के नाम से इन्हें जाना जाता है। नीचे अगर आप देखें, लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेजी परिचायिका थी। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? वास्तिल के, काम्यून्ज के, जोकोबिन क्लब के या फिर पिलनिट्स के? तो किसके पतन के बाद फ्रेंच क्रांति की स्टार्टिंग मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा आपका वास्तिल। नीचे अगर आप देखें, वास्तिल दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति 1789 ईस्वी का आरंभ हुआ था। तो फ्रेंच क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज्य पार्टी महात्मा गांधी? तो इसका सही मेल किसके बीच है? यहाँ पर आप देखें, सी वाला। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये यहाँ पर आपका सही है। स्वदेशी आंदोलन से रविन्द्रनाथ टैगोर तो संबंधित थे, लेकिन ये सक्रिय भूमिका में नहीं थे, इसलिए यहाँ पर इसको गलत माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। तो इन्होंने सिर्फ इसका समर्थन किया था, ये इसमें सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज्य पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी तथा असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, घाघर के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तुलगमा नीति किसमें उपयोग की गई थी? पानीपत के पहले युद्ध में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आप यहाँ देखें, यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा की सेवाएं ली थी। तो इन दोनों का उपयोग भी इसमें किया गया था। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, डच ने या फिर पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सबसे पहले यूरोपीय की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा आपका पुर्तगाली। यहाँ पर अगर आप देखें, 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत में आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की। उन्होंने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया और वहां सालों से स्थापित अरबी व्यवसायियों ने इनका विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया और वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। कब आया था आपका, इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है।
अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो पूना समझौता आपका कब हुआ था? 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। कौन सा समझौता है, कब हुआ था और किन के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। यहाँ पर अगर आप देखें, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसका स्थान भी आप ध्यान रखेंगे। पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दी गई थी। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1771 में, 1785 या फिर 1793। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आपको पारित किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखें, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पास किया और 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। तो ब्रिटिश संसद में आपका 1773 में पास कर दिया गया, लेकिन 74 में ये लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 16 ये अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर अगर आप देखें, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का 16वां अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन या फिर घाटे की अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेसम का नियम आपके मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो सी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के संस्थापक सर थॉमस ग्रेसम इस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत के उद्धारक माने जाते हैं। सिद्धांत का वर्तमान संशोधन स्वरूप निम्नलिखित है, यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहे तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान संशोधित स्वरूप है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1991 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 1970 में आपकी पहली कृषि गणना की गई थी। अगर आप यहाँ देखें, भारत में प्रथम कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में हुई थी। कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य कृषि से संबंधित डेटा एकत्र करना होता है, जैसे जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, भूमि उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसलें और कृषि से संबंधित इनपुट, ऋण, मशीनरी, पशुधन इत्यादि का इसमें पता किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का या फिर व्यापार क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है आपका? सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय होती है। तो बी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घट रहा है, वहीं सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र से लगभग 19.83%, उद्योग से 27.20% और सेवा क्षेत्र का योगदान 52.97% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस क्षेत्र का कितना योगदान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ग्रेट ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या होगा? पहली औद्योगिक क्रांति आपकी ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर अगर आप देखें, प्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य लगभग 1760 में ब्रिटेन में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से भाप इंजन के आविष्कार, उत्पादन के मशीनरीकरण और कारखाना प्रणाली के उदय से संबंधित है। कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रीन हाउस होता है शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है पर ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता।
शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने नहीं देता और ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को ना अंदर आने देता है और ना ही ऊष्मा को बाहर जाने देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए वाला। शीशे से बना ऐसा घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है लेकिन ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, जिससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आगे आप देखें, यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको दी गई है। ग्रीन हाउस एक संरचना है जिसे विशेष रूप से इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है लेकिन ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस के अंदर के तापमान को गर्म बनाए रखती है, जिससे पौधों को ठंडे मौसम में भी उपजाने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को समझने में मदद करती है, जो सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी की सतह से बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो पार्थिव ग्रह आपके कितने हैं? टोटल 4 हैं। अभी कौन कौन से आपके ग्रह होते हैं? पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह में आपके कौन कौन से आते हैं? इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको आप ध्यान रखेंगे। 4 आपके पार्थिव ग्रह हैं और 4 ही आपके जोवियन ग्रह हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या फिर मिलन रेखा? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर अगर आप देखें, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर प्रगामी तरंग सिद्धांत की बात की जा रही है। महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार भाटा या फिर उपसागरीय भूकंप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रगामी तरंग सिद्धांत आपके ज्वार भाटे की व्याख्या करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, ये तरंगें जो माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे की तरफ बढ़ती हैं, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। इन तरंगों के सभी कणों का आयाम समान होता है। उदाहरण, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। तो ये जल की सतह पर जो उत्पन्न आपकी तरंग हैं, इससे क्या होता है? ज्वार भाटे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की परत में जल जाते हैं। तो कौन सी परत में जल जाते हैं? मध्यमंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल? इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके मध्यमंडल में जल जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? अगर आप यहाँ देखें, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की मध्यमंडल, मेसोस्फीयर कहा जाता है, परत में जलते हैं। यह वह परत है जहां हवा के कणों का घनत्व इतना होता है कि जब उल्कापिंड तेज गति से प्रवेश करते हैं तो घर्षण और वायु के संपीड़न से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वे जलकर नष्ट हो जाते हैं और टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो जो आपके 1857 की क्रांति हुई थी, इसके विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग इनमें से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पील आयोग। यहाँ पर अगर आप देखें, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन से संबंधित आयोग पील आयोग था। इस आयोग को ब्रिटिश सेना की कमजोरियों को दूर करने और सेना के पुनर्गठन, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार और ब्रिटिश प्रभुत्व बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मृदा रहित कृषि को कहते हैं शुष्क कृषि, आर्द्रता संवर्धन, अंतराल फसलन या फिर हाइड्रोपोनिक्स? तो मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आगे आप देखें, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधे के लिए आवश्यक खनिज लवणों को जल में मिलाकर कृषि कार्य होता है। तो इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, पानी में ही ये सारी आवश्यक चीज़ें मिला दी जाती हैं, जिससे पौधे का विकास होता है और इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।